साल 2025 कई राजनीतिक और सामाजिक विवादों से भरा रहा। चुनाव आयोग की एसआईआर प्रक्रिया, बिहार में हिजाब विवाद, मनरेगा की जगह जी राम जी का प्रस्ताव, आई लव मोहम्मद और इंडिगो एयरलाइंस क्राइसिस। बंगाल में नई बाबरी मस्जिद की नींव ने राजनीतिक माहौल को गर्मा दिया। देखिए जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा पर कंट्रोवर्सी 2025 पर खास पेशकश। साल 2025 में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी कि एसआईआर सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा बनकर सामने उभरा। जून 2025 में इलेक्शन कमीशन ने वोटर लिस्ट में संशोधन के लिए एसआईआर की प्रक्रिया को शुरू किया। इसको लेकर बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान जमकर सियासत देखने को मिली और विपक्ष ने इसे भुनाने की काफी कोशिशें की, लेकिन बिहार में सियासी लाभ नहीं मिल पाया और अब बंगाल सहित 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश में एसआईआर को लेकर बवाल मचा है। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी कि एसआईआर साल 2025 में एक बड़ा सियासी मुद्दा बनकर सामने उभरा। जून 2025 में चुनाव आयोग ने वोटर लिस्ट में संशोधन के लिए एसआईआर की प्रक्रिया शुरू की। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले एसआईआर का पहला चरण शुरू किया गया। इसमें बिहार में बीएलओज ने घर घर जाकर वोटर्स का सत्यापन किया। फाइनल वोटर रोल 30 सितंबर 2025 को प्रकाशित हुआ। करीब 65 लाख नाम वोटर लिस्ट से हटाए गए। बिहार में एसआईआर शुरू होते ही विपक्ष ने एक बार फिर वोट चोरी का मुद्दा जोर शोर से उठाया। राहुल गांधी बिहार विधानसभा चुनाव से पहले वोटर अधिकार यात्रा पर निकले। आरजेडी कांग्रेस ने आरोप लगाया कि एसआईआर से गरीब, दलित, मुस्लिम और प्रवासी वोटर्स के जानबूझकर नाम हटाए गए। एसआईआर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक के बाद एक कई याचिकाएं दाखिल की गई। बीजेपी ने बिहार विधानसभा चुनाव में इसे घुसपैठियों से जोड़ा और चुनाव में दावा किया गया कि एसआईआर के प्रक्रिया के सहारे विदेशी घुसपैठियों की पहचान कर उन्हें मतदाता सूची से बाहर किया जाएगा। दरअसल बिहार के सीमांचल इलाके में आने वाले 4 जिलों में अल्पसंख्यक आबादी ठीक ठाक है, 12 से ज्यादा सीटों पर अपना प्रभाव रखती है और साथ ही साथ बिहार का यह हिस्सा बांग्लादेश से भी सटा हुआ है। 27 अक्टूबर को चुनाव आयोग ने एसआईआर के दूसरे चरण की घोषणा की। पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल, उत्तर प्रदेश और गुजरात समेत 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में एसआईआर को लेकर काम शुरू हुआ। एसआईआर पर बिहार के बाद से सबसे ज्यादा हंगामा देखने को मिला पश्चिम बंगाल में। इसकी प्रमुख वजह रही पश्चिम बंगाल के कई हिस्से बंगाल की सीमा से सटे हैं। यहाँ मुस्लिम आबादी ज्यादा है। सूबे में मुसलमानों की आबादी 34% है। लिहाजा बीजेपी विदेशी घुसपैठिया विवाद को जमकर हवा दे रही है। बीजेपी का आरोप है कि ममता बनर्जी की सरकार घुसपैठियों को आधार कार्ड और पहचान पत्र बनवाकर उन्हें वोटर बनाती रही है, जिससे चुनाव में इसका लाभ उठाया जा सके। वहीं पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी एसआईआर पर खुलकर चुनाव आयोग और केंद्र सरकार पर निशाना साधते नजर आई। ममता बनर्जी ने एक रैली में कहा कि क्या आप एसआईआर के नाम पर बंगाल के वोटर्स को डराएंगे? ऐसा हरगिज नहीं होने दिया जाएगा। एसआईआर के दूसरे चरण में काम के दबाव में बीएलओ की मौत की खबर चर्चाओं का विषय बन गई। दूसरे चरण के दौरान 22 दिनों में 7 राज्यों में 25 से ज्यादा बीएलओ की मौत हो चुकी है। इसके साथ ही बीएलओ पर काम का दबाव, धमकाने और डराने के मामले भी सामने आए हैं। इसे लेकर विपक्ष बीजेपी और चुनाव आयोग पर हमलावर है और बीएलओ की मौत का जिम्मेदार ठहरा रहा है। यानी कि आगामी बंगाल विधानसभा चुनाव और यूपी चुनाव में भी एसआईआर मुद्दे पर सियासत देखने को मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बंगाल के मुर्शिदाबाद में 6 दिसंबर 2025 को नई बाबरी मस्जिद की नींव रखने पर भी 2025 में बवाल जारी है। बाबरी मस्जिद की नींव रखने के लिए टीएमसी ने हुमायूं कबीर को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया। हालांकि उन्होंने नई पार्टी बनाकर ममता बनर्जी को चुनौती दी है कि विधानसभा चुनाव में टीएमसी को 100 सीटें भी नहीं मिलेगी, लेकिन बाबरी मस्जिद की नींव से नया विवाद खड़ा हो गया। बीजेपी और मुस्लिम स्कॉलर भी बाबर के नाम से मस्जिद का निर्माण पर कड़ी आपत्ति जताते नजर आए। तारीख 6 दिसंबर 2025, जगह बंगाल का मुर्शिदाबाद। विवाद नई बाबरी मस्जिद की नींव। बाबरी मस्जिद का जिन लगता है एक बार फिर से बंद बोतल से बाहर आ गया है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अयोध्या में बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि मामले पर विराम लग गया था और अयोध्या में राम मंदिर का भव्य निर्माण किया गया। लेकिन अब बंगाल के मुर्शिदाबाद में नई बाबरी मस्जिद निर्माण ने एक बार फिर से विवाद खड़ा कर दिया है। पूरे देश में बहस छिड़ी हुई है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने इस मस्जिद को तोड़ने की बात कही है। बाबरी मस्जिद का शिलान्यास हो रहा है
ये आक्रांताओं के नाम पे हो रहा है। ये दुर्भाग्य है। बीजेपी की सरकार आएगी, जैसे अयोध्या में लोगों ने साफ कर दिया, वैसे जहां भी आक्रांताओं का रहेगा लोग खुद ब खुद साफ कर देंगे। बीजेपी सांसद और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने ममता बनर्जी पर आरोप लगाया है कि वो हिंदू मुस्लिम राजनीति कर रही हैं और हुमायूं कबीर को बाबरी मस्जिद बनाने दे रही हैं। उन्होंने कहा कि कबीर को अभी तक गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया। नई बाबरी मस्जिद की नींव रखने के मामले में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कोलकाता में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि एक झगड़ा चल रहा था जो कई सालों बाद राम मंदिर बनने के बाद खत्म हो गया था, लेकिन अब फिर से बाबरी मस्जिद बनाकर उस झगड़े को दोबारा शुरू करने का ये पॉलिटिकल षड्यंत्र है। कोर्ट ने बड़ा लंबा समय लगाकर बहुत ही विचार किया होगा ना, इतना लंबा समय लगाया तो, और एक निर्णय दिया तो वहां राम मंदिर बन गया। तो ये मंदिर मस्जिद वाला झगड़ा वहां समाप्त हो गया, बाबरी मस्जिद। अब फिर से बाबरी मस्जिद बनाकर उस झगड़े को रीस्टार्ट करने का ये पॉलिटिकल षड्यंत्र है, मतों के लिए हो रहा है। न ये मुसलमानों की भलाई में है, न ये हिंदुओं की भलाई में। झगड़ा खत्म हो रहा है, अच्छी सद्भावना बनेगी तो ये फिर से वो खाई चौड़ी करने का प्रयास हो जाता है। ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। दरअसल 6 दिसंबर 2025 को पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में हुमायूं कबीर ने अयोध्या की पुरानी बाबरी मस्जिद की तर्ज पर नई बाबरी मस्जिद की नींव रखी, जिसमें बड़ी संख्या में लोग आसपास से शहरों से इकट्ठा हुए। हुमायूं कबीर ने बताया कि ये परियोजना मस्जिद के साथ अस्पताल और कॉलेज जैसी सुविधाओं का भी हिस्सा है। बाबर को साथ कोई लेना देना नहीं है। मेरा मस्जिद तोड़ा गया, वो मस्जिद फिर बनाने के लिए मैं इरादा किया, ऐलान किया। बाबर क्या था, बाबर का क्या, किसको साथ क्या किया, जो बाबर को मुर्दाबाद बोलने का कोई मेरा दिक्कत नहीं है। बाबर मुर्दाबाद है, लेकिन मस्जिद वो जिंदाबाद है। नई बाबरी मस्जिद की नींव रखने के आरोप में टीएमसी ने हुमायूं कबीर को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया है, जिसके बाद उन्होंने अपनी अलग राजनीतिक पार्टी का ऐलान कर दिया है। हुमायूं कबीर ने अपनी पार्टी का नाम जनता यूनियन पार्टी रखा है। ममता बनर्जी को चुनौती देते हुए उन्होंने कहा कि 2026 के विधानसभा चुनाव में टीएमसी को 100 सीटें भी नहीं मिलेंगी। ये आम पब्लिक के लिए मेरा जो नया पार्टी खुल रहा है, नया पार्टी सामने आ रहा है बंगाल का, एक ही मकसद है जो हम पब्लिक को लिए, आम जनता के लिए काम करूंगी, यही मेरा मकसद है। बाद में क्या क्या वो आएगी। नई बाबरी मस्जिद की नींव पर कई मुस्लिम स्कॉलर और कई मौलवी टीएमसी से निकाले गए विधायक हुमायूं कबीर के बाबरी मस्जिद की नींव रखने की आलोचना कर रहे हैं और कह रहे हैं कि भारत में बाबर के नाम पर मस्जिद स्वीकार नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बिहार में शुरू हुआ हिजाब विवाद थम नहीं रहा। सड़क से लेकर सोशल मीडिया तक जमकर विवाद देखा जा रहा है। पिछले 15 दिसंबर को बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने आयुष डॉक्टर्स को नियुक्ति पत्र वितरित करने के दौरान महिला डॉक्टर का हिजाब अचानक से खींच दिया, जिसके बाद मुस्लिम समुदाय संगठन से लेकर विपक्ष ने सीएम नीतीश कुमार से माफी मांगने की मांग की और कई जगहों पर तो एफआईआर भी दर्ज की गई। बिहार में शुरू हुआ हिजाब विवाद थम नहीं रहा है। सड़क से लेकर सोशल मीडिया तक विवाद बढ़ता ही जा रहा है। मामला 15 दिसंबर का है, जब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आयुष डॉक्टरों को नियुक्ति पत्र वितरित करते समय कार्यक्रम में एक महिला डॉक्टर का हिजाब अचानक खींच दिया। इस घटना का वीडियो वायरल हुआ और विवाद ने तूल पकड़ लिया। सार्वजनिक मंच पर नीतीश कुमार ने जो किया उसे किसी भी तर्क से जस्टिफाई नहीं किया जा सकता है। हालांकि बीजेपी और जेडीयू बिहार सीएम का बचाव करते नजर आ रहे हैं। निर्दलीय सांसद पप्पू यादव का भी कहना है कि इस मामले को तूल नहीं देना चाहिए। वहीं जब केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह से हिजाब विवाद पर सवाल पूछा गया कि अगर वो लड़की नौकरी लेने के लिए मना कर दे तब क्या करेंगे, इसके जवाब में केंद्रीय मंत्री ने कहा कि वो मना करे या जहन्नुम में जाए। अगर
कोई नियुक्ति पत्र लेने के लिए जा रहा हो या जा रही है, क्या उसका चेहरा नहीं दिखाएगी? ये कौन सा, ये कोई इस्लामिक देश है? नीतीश कुमार जी ने एक गार्जियन की हैसियत से, आप पासपोर्ट लेने जाती हो तो दिखाती हो कि नहीं? पाकिस्तान और इंग्लिस्तान की बात करते हैं। ये भारत है, भारत में कानून का राज चलेगा। नीतीश कुमार ने सही किया। हिजाब विवाद मुख्य रूप से एक महिला की अस्मिता और सम्मान से जोड़कर देखा जा रहा है, लेकिन अफसोस की बात है कि उसका जिक्र कोई नहीं कर रहा है। कई नेताओं ने सीएम नीतीश से सार्वजनिक मंच से माफी की मांग की है, क्योंकि ये कृत्य एक महिला की अस्मत से जुड़ा है। पटना, रांची सहित देश के कई शहरों में सीएम नीतीश कुमार के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई है। सियासी पार्टियां और सामाजिक संगठन आगे आकर शिकायत दर्ज करा रहे हैं, लेकिन बिहार से बाहर महाराष्ट्र में एआईएमआईएम के पूर्व सांसद इम्तियाज जलील और वारिस पठान ने नीतीश कुमार के हिजाब खींचने को महिला का अपमान बताया है और माफी की मांग की। हिजाब विवाद पर लेखक और कवि जावेद अख्तर ने भी इस घटना की कड़ी आलोचना की है और कहा है कि मुख्यमंत्री को महिला से बिना शर्त माफी मांगनी चाहिए। तो वहीं बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने पूरे प्रकरण को बेवजह तूल दिए जाने का मामला बताया। उधर मौलाना मदनी ने हिजाब मसले पर कहा कि हिजाब केवल पहनावे का मामला नहीं है, बल्कि ये व्यक्तिगत स्वतंत्रता और धार्मिक आस्था जैसे मौलिक संवैधानिक अधिकारों से जुड़ा है। संवैधानिक पद पर बैठे किसी भी शख्स को इस तरह का व्यवहार करना महिला का अपमान है। हिजाब प्रकरण अब सिर्फ एक प्रशासनिक या व्यक्तिगत मामला नहीं रह गया है, बल्कि ये राजनीतिक बयानबाजी, धार्मिक भावनाओं और सामाजिक सोच के टकराव का मुद्दा बन चुका है। आने वाले दिनों में इस पर सियासत और तेज होने के संकेत साफ दिखाई दे रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। मनरेगा को लेकर 2025 में जमकर कंट्रोवर्सी देखने को मिली। संसद के शीतकालीन सत्र में ग्रामीण रोजगार से जुड़े वीबीजी रामजी बिल 2025 लोकसभा के बाद राज्यसभा से भी पास हो गया। बिल पारित होते ही राजनीतिक टकराव तेज हो गया। कांग्रेस और विपक्षी दलों ने इसे गांधी जी का अपमान बताया, योजना को कमजोर करने और गरीबों के अधिकारों पर हमला बताया, जबकि केंद्र सरकार का कहना है कि इससे योजना मजबूत होगी। मनरेगा को लेकर भी 2025 में जमकर कंट्रोवर्सी देखने को मिला। संसद के शीतकालीन सत्र में ग्रामीण रोजगार से जुड़े वीबीजी रामजी बिल 2025 लोकसभा के बाद राज्यसभा से भी पास हो गया। बिल पारित होते ही राजनीतिक टकराव तेज हो गया। कांग्रेस और विपक्षी दलों ने इसे गांधी जी का अपमान बताया, योजना को कमजोर करने और गरीबों के अधिकारों पर हमला बताया गया, जबकि केंद्र सरकार का कहना है कि इससे योजना मजबूत होगी। विवाद के मुख्य बिंदु गांधी जी के नाम को हटाना, योजना के स्वरूप में बदलाव, रोजगार के प्रावधानों पर आपत्ति, राज्यों पर वित्तीय बोझ डालना, सिर्फ नाम बदलने की राजनीति। विपक्षी सांसदों ने इस बिल के विरोध में संसद से लेकर सड़क तक प्रदर्शन किया। दरअसल कांग्रेस की अगुवाई वाली यूपीए सरकार के दौरान मनरेगा कानून आया था। यूपीए सरकार ने 2005 में ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून को लागू किया और 2009 में इसके नाम के साथ महात्मा गांधी जोड़ा गया। ये दुनिया की सबसे बड़ी ग्रामीण रोजगार योजना है। पिछले 20 सालों से मनरेगा ग्रामीण रोजगार की रीढ़ रही है। अब केंद्र की मोदी सरकार ने मनरेगा का नाम बदलकर विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन यानी वीबीजी रामजी बिल कर दिया। जब 2005 में मनरेगा कानून आया था, तब तत्कालीन यूपीए सरकार ने सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच आम सहमति बनाने के लिए 14 महीने का सलाह मशवरा किया, जबकि मोदी सरकार को वीबीजी रामजी बिल 2025 को लाने और संसद से पास कराने में महज 4 दिन लगे। लोकसभा में वीबीजी रामजी बिल 2025 पर 14 घंटे चर्चा हुई। इसके बाद केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राज्यसभा में इस बिल को पेश किया, जिस पर विपक्ष ने जमकर विरोध किया। विपक्षी सांसद सदन के वेल में पहुंचकर हंगामा करने लगे। बावजूद इसके मोदी सरकार वीबीजी रामजी बिल को ध्वनि मत से पास कराने में कामयाब रही। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने यहां तक कहा कि कांग्रेस की जनता सड़कों पर गोली खाएगी, लेकिन इस बिल को कभी स्वीकार नहीं करेगी। कांग्रेस सांसद मुकुल वासनिक ने कहा, जब 2004 में मनरेगा का ड्राफ्ट बनाया गया था तो 14 महीने तक सलाह मशवरा हुआ, लेकिन मोदी सरकार ने इस अहम कानून में बदलाव करने के लिए विपक्ष से कोई राय नहीं ली। वीबीजी रामजी बिल को लेकर टीएमसी सबसे ज्यादा मुखर रही है।
टीएमसी सांसद सागरिका घोष ने केंद्र सरकार पर बिल को जबरन पास कराने का आरोप लगाया और केंद्र सरकार को तानाशाह बताया। जी राम जी मनरेगा के 100 दिनों के मुकाबले 125 दिनों की गारंटी देता है। मनरेगा के तहत केंद्र सरकार मजदूरी और कच्चे माल सहित सभी खर्चों का लगभग 90% भुगतान करती थी, लेकिन जी राम जी के तहत यह बदल गया। अब राज्यों को 40% देना होगा। हालांकि पहाड़ी राज्यों और पूर्वोत्तर के राज्यों को सिर्फ 10% ही देना होगा। उधर सरकार ने विपक्षी दलों के इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। सरकार का पक्ष है कि भविष्य की जरूरत को देखते हुए बड़ा बदलाव किया गया, लेकिन मनरेगा का नाम बदलने के विरोध में कांग्रेस लगातार केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साध रही है। इस विरोध के तहत कांग्रेस ने देश भर में प्रदर्शन किया। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कहा कि कांग्रेस उन श्रमिकों के साथ खड़ी है जिनकी आजीविका और गरिमा पर हमला हो रहा है। मनरेगा को लेकर 27 दिसंबर को कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक भी हुई। मीटिंग के बाद मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस मसले को गरीबों पर क्रूर वार बताया और कहा कि इसके बचाव के लिए कांग्रेस देशव्यापी आंदोलन करेगी, यानी आने वाले दिनों में इस मुद्दे पर जमकर टकराव देखने को मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। इंडिगो क्राइसिस ने न सिर्फ यात्रियों में हाहाकार मचाने का काम किया, बल्कि भारतीय एविएशन इंडस्ट्री में व्याप्त तमाम कमियों को भी उजागर किया। ये काम भी किया। अचानक से कई उड़ानें रद्द होने से यात्रियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। इंडिगो फ्लाइट कैंसिल होने के चलते बहुत बड़ा बवाल देखने को मिला। दिसंबर के महीने में 3 से 5 दिसंबर को फ्लाइट्स कैंसिल होने के चलते देश में हाहाकार मच गया। अचानक फ्लाइट्स कैंसिल होने से हजारों यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। डीजीसीए और सरकार की सख्ती के बाद मामला शांत हुआ। खबर है कि इंडिगो मामले पर बनी डीजीसीए की हाई लेवल कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी है। इस कमेटी को 5 दिसंबर 2025 को इंडिगो एयरलाइंस में हुई परिचालन गड़बड़ियों की जांच का जिम्मा सौंपा गया था। डीजीसीए ने जांच के लिए एक 4 सदस्यीय विशेष समिति बनाई थी। फिलहाल रिपोर्ट को गोपनीय रखा गया है। सूत्रों के मुताबिक कमेटी ने रिपोर्ट तैयार कर ली है और अब इसे नागरिक उड्डयन मंत्रालय को सौंप दिया गया है। एयरलाइन कंपनी इंडिगो फ्लाइट कैंसिल से प्रभावित यात्रियों को रिफंड के अलावा 500 करोड़ से ज्यादा का मुआवजा भी देगा। 3 से 5 दिसंबर के बीच में फ्लाइट कैंसिल से ज्यादा परेशान हुए पैसेंजर्स को जनवरी में मुआवजा दिया जाएगा, क्योंकि 1300 से ज्यादा उड़ानें रद्द हुई थी, जिससे हजारों की संख्या में यात्री ट्रैवल नहीं कर सके थे। संकट की वजह से नए पायलट ड्यूटी नियम, इंडिगो की प्लानिंग की गलतियां और साथ ही साथ एयरलाइन और डीजीसीए के बीच चल रहे विवाद को बताया जा रहा है। इसके तहत पायलटों की अनिवार्य साप्ताहिक आराम की अवधि 36 घंटे से बढ़ाकर 48 घंटे कर दी गई है। रात में होने वाली लैंडिंग की सीमा 6 से घटाकर 2 कर दी गई है। इन बदलाव का उद्देश्य था पायलटों की थकान कम करना और विमान परिचालन की सुरक्षा बढ़ाना। इस नई व्यवस्था के लिए इंडिगो तैयार नहीं था। इंडिगो ने चूक की और उसका नतीजा ये हुआ, दिल्ली और मुंबई जैसे बड़े एयरपोर्ट पर कई दिनों तक कई फ्लाइट्स बैच रद्द हो गए। हजारों की संख्या में एयरपोर्ट पर इंडिगो के यात्री फंसे रहे। यात्रियों को इसका खामियाजा भुगतना ही पड़ा। संसद के शीतकालीन सत्र में भी इंडिगो के संकट का मसला गर्म रहा। विपक्षी दल कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर इसका आरोप मढ़ा और साथ ही साथ कहा कि इंडिगो संकट वर्तमान सरकार के एकाधिकार मॉडल का नतीजा है। बड़े स्तर पर अव्यवस्था को देखते हुए डीजीसीए ने रात की उड़ानों पर लगी सीमा में एक बार फिर से अस्थायी छूट दी। डीजीसीए ने हवाई कर्मचारियों के लिए वीकली स्टेटस वाला अपना आदेश वापस लेने का फैसला लिया, जो तुरंत प्रभाव से लागू हो गया। उधर पायलट एसोसिएशन ने भी डीजीसीए से अपील की कि उड़ान शेड्यूल मंजूर करते समय एयरलाइन के पास उपलब्ध पायलटों की संख्या को भी गंभीरता से देखा जाए। कई पायलटों और यूनियनों का कहना है कि आराम के नियमों में ढील सुरक्षा के लिए खतरनाक हो सकती है। संकट बढ़ने पर इंडिगो ने आखिरकार अपनी गलती को माना। सीईओ ने अपने संदेश में कहा कि जो उड़ानें रद्द हुई हैं उनका रिफंड दिया जाएगा। कंपनी की ओर से कहा गया कि 3 से 5 दिसंबर के बीच फ्लाइट कैंसिल से ज्यादा परेशान हुए पैसेंजर्स को 10,000 का ट्रैवल वाउचर मिलेगा। एयरलाइन ने बताया कि ट्रैवल वाउचर अगले 12 महीने तक किसी भी इंडिगो फ्लाइट की बुकिंग के लिए इस्तेमाल किया जा सकेगा। इसके अलावा इंडिगो की ओर से फ्लाइट्स की सेवाएं बढ़ाई गई, जिससे इंडिगो क्राइसिस सामान्य हुआ और हवाई यात्रियों ने राहत की सांस ली। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो ये 2025 की वो कंट्रोवर्सीज थी जिन्होंने खूब सुर्खियां बटोरी और चर्चाओं का विषय बनी। इसी के साथ यहाँ पर रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। बने रहे आप हमारे साथ।